डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी समरी कोर्स के क्लास 8 के अध्याय 8 महिलाएं, जाति एवं सुधार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1826, 1856, 1876 या 1887? इसका उत्तर मैं आपको वीडियो ख़त्म होने पर बताऊंगी। चलिए बढ़ते हैं आज के चैप्टर की तरफ। आज हम महिलाओं की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने यह देखा कि 200 वर्ष पहले हमारे समाज की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की थी। हमारे साथ राजा महाराजाओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता था, या सैनिकों, किसानों, जमींदारों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाता था। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि महिलाओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता था। 200 साल पहले की स्थिति आज की स्थिति से बहुत भिन्न थी। उस समय ज़्यादातर बाल विवाह होता था, बहुत कम उम्र में इनका विवाह कर दिया जाता था। इसके साथ साथ समाज में बहु विवाह भी प्रचलित था, जो कि दोनों धर्मों में था। और सती प्रथा भी हमें देखने को मिलती है। यहाँ सती प्रथा में विधवाओं से यह उम्मीद की जाती थी कि वह अपने पति की चिता के साथ जल जाएं। इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के या बहुत महामंडित किया गया है। इसके साथ साथ हमने यह भी देखा कि संपत्ति पर महिलाओं के बहुत सीमित अधिकार होते थे, और शिक्षा महिलाओं के पहुंच के बहुत बाहर थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरतें ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई या ज़्यादा शिक्षित हुई तो वह जल्दी ही विधवा हो जाएंगी। समाज में स्त्री और पुरुषों के बीच केवल फर्क ही नहीं था, इसके साथ साथ यह फर्क जातियों में भी बटा हुआ था। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी से जुड़ी हुई जातियां, जिन्हें वैश्य कहा जाता था। इसके बाद आते थे काश्तकार, बुनकर, कुम्हार, इन्हें शूद्र कहा जाता था। हम ये देखते हैं कि यह जातियां सबसे नीचे क्रम में आती थीं। इन लोगों को मंदिर में प्रवेश करने और इनके सवर्ण जातियों द्वारा इस्तेमाल करने वाले कुओं के पानी से या ऊंची जातियों से दूर रखा जाता था। फिर हम देखेंगे 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान बहुत सारे ऐसे कानून आए, बहुत सारे ऐसे नज़रिए आए जिससे लोगों की सोच बदली थी। परिवर्तन की तरफ जो उठते कदम थे, उसमें हमने ये देखा कि जो सामाजिक रीति रिवाज और जो हमारी मूल मान्यताएं थी, उसके बीच में बहुत सारी चर्चा हुई हैं, और इसका स्वरूप भी बदला। और इसकी सबसे अहम वजह यह थी कि यहाँ पर संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तिकाएं छप रही थी। इनसे हम काफ़ी ज़्यादा लोगों को अपने समाज के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और अन्य चीज़ों पर चर्चा होती थी। यह चर्चा आम जनता पर पहुंच रही थी, और इससे सामाजिक परिवर्तनों के आंदोलन की शुरुआत हुई। उस भारतीय समाज सुधारकों सुधार संगठन में सबसे पहला नाम राजा राम मोहन राय का आता है। राजा राम मोहन राय कलकत्ता के रहने वाले थे। इन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म समाज नाम के एक सुधारवादी संगठन को बनाया। ऐसे इनको सुधारक इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे अपने समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना चाहते थे। उनका विचार था कि इस तरीके के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए, ताकि वह पुरानी चीज़ों को छोड़ें और नए तरीके के जीवन की ओर आगे अग्रसर बढ़ें। राजा राम मोहन राय इस बात से काफ़ी दुखी थे कि विधवाओं को अपने जीवन के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, इसलिए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी थी। राम मोहन राय भाषाओं के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, बहुत ही शिक्षित व्यक्ति थे। उन्हें संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीय और यूरोपीय भाषाओं का ज्ञान था। राजा राम मोहन राय के विचारों में उनके विचारों के अनुसार अंग्रेजी अफसरों और भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों को वह कुछ हद तक गलत मानते थे। उनका मानना था कि इस तरीके की विचारधाराओं से हमारा समाज पिछड़ी स्थिति में रह गया है। इनकी जो विचारधाराओं के फलस्वरूप या उन्होंने जो प्रभाव डाला, उसके फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पे पाबंदी लगी थी। फिर हम देखेंगे कि विधवा विवाह के बारे में भी लोगों ने बहुत, हमारे यहाँ एक समाज सुधारक हुए हैं जिनका नाम ईश्वरचंद्र विद्यासागर है। अंग्रेज सरकार उन्होंने ये सुझाव दिया था और उनका सुझाव मान लिया गया था, और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में भी कानून
पारित किया गया। और जो लोग विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्होंने इनका भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार तक किया गया था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य हिस्सों में भी फैल गया था। इसके बावजूद भी विवाह करने वाली विधवाओं की संख्या काफ़ी कम थी, क्योंकि विवाह करने वाली महिलाओं को समाज में आसानी से संभाला स्वीकार नहीं किया जा सकता था। रूढ़िवादी तबका, जो हमारे यहाँ का जो रूढ़िवादी लोग थे, वह इस कानून का हमेशा से विरोध करते थे। फिर हम ये देखेंगे कि विद्यासागर जी की बदौलत बहुत सारे स्कूल और बहुत सारे कॉलेजेस खुल गए थे। महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। यहाँ पे उन्होंने लड़कियों को शिक्षा के लिए बहुत जोर दिया है। उनके परिवार पे भी उन्होंने बहुत जोर डाला था ताकि वह शिक्षा में बढ़ोतरी करें। 19वीं शताब्दी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब और ज्योतिबा फुले द्वारा महाराष्ट्र में भी स्कूल खोले गए थे। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवार की महिलाएं अरबी में कुरान और शरीफ पढ़ाना सीखने लगीं। और इसके साथ साथ हमने यह भी देखा कि अब समाज के बारे में शिक्षिकाएं, समाज के बारे में औरतें लिखने लगी थी और पढ़ने लगी थी। हमें बहुत सारी महिलाओं के रूप में भी जागरूकता हमें देखने को यहाँ पर मिलती है। फिर हम आते हैं जाति आंदोलन की तरफ। जाति सुधार आंदोलन हमारे यहाँ अभी भी जातिवाद हमारे समाज का बहुत बड़ा हिस्सा है। राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना की थी। उन्होंने प्रार्थना समाज और भक्ति समाज की परंपरा का समर्थन करने वाले सभी जातियों की आध्यात्मिकता पर जोर दिया था। जाति उन्मूलन के काम करने के लिए मुंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया था। इन सुधार संगठनों के सदस्यों में बहुत सारे लोग ऊंची जाति के लोग थे। गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे जातीय मामलों का उल्लंघन करते थे और अपने जीवन में भी वह जातीय पूर्वाग्रहों से निजात पाना चाहते थे। कई ऐसे लोग थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं शताब्दी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदाय और निचली जातियों के लोगों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। इस प्रकार हमें इन बच्चों को भी अपनी दुनिया में एक नया रास्ता दिखने लगा था। फिर हम देखेंगे समानता और न्याय की मांग। 19वीं शताब्दी के दूसरे हिस्से में गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोगों के अंदर जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी थी। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग पर आंदोलन शुरू कर दिया था। इसमें सबसे पहला नाम आता है घासीदास का। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत इन्होंने की थी। इन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किया था। इसके साथ साथ दूसरा नाम आता है इसमें हरिदास ठाकुर। यह पूर्वी बंगाल के रहने वाले थे। इन्होंने जाति व्यवस्था को सही जो ब्राह्मणवादी लोग ठहराते थे उन पर सवाल उठाए और जिसे आज हम केरल में के श्री नारायण गुरु ने भी अपने लोगों के बीच में एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जाति भिन्नता के आधारों पे होने वाले लोगों के भेदभाव का बहुत ज़्यादा विरोध किया था। उनका मानना था कि मानवता ही एक प्रकार की जाति है। इन सभी ब्राह्मणों की पंथों की स्थापना से ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे। इनकी स्थापना उन्हीं लोगों द्वारा की गई थी और उनके बीच ही ये लोग काम करते थे। उन्होंने उन आदतों तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियाँ उनके छोटी जातियों के लिए अपमान के लिए करती थीं। हम जानेंगे इसमें, अब हम जानते हैं अंबेडकर के बारे में। अंबेडकर के एक ऐसे महान व्यक्ति हुए हैं जिनका हमारे भारतीय संविधान में बहुत बड़ा योगदान है। अंबेडकर एक महार परिवार में जन्म हुए थे। इन्होंने बचपन से ही बहुत ज़्यादा जाति भेदभाव देखा था और ये अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको फील करते थे। या उन्होंने जिस स्कूल में जहाँ वह पढ़ते थे वहाँ पे उन्होंने बहुत बुरी तरीके से अपनी स्थिति देखी थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अमेरिका चले गए और जब वह भारत लौटे तो उन्होंने जातीय संरचना पर काफ़ी कुछ लिखा था। 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन में हिस्सा लिया जिसमें महार जाति के बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया था और ब्राह्मण पुजारी इस बात से बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए थे। इसी बीच हमने देखा 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए थे। वह यह दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वग्रहों की
पूर्वाग्रहों की जो जड़ें हैं वह कितनी मजबूत है और ये हमारे समाज को कितना खोखला कर रही हैं। हम देखेंगे गैर ब्राह्मण आंदोलन के बारे में। 20वीं शताब्दी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था ब्राह्मण या तो बाहर से आए हैं और यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो कि द्रविड़ नस्लें हैं, उन्होंने विजय हासिल कर ली है। इन्होंने यहाँ की सत्ता पर भी चुनौती दी थी। इसमें एक प्रमुख नेता के रूप में पेरियार उभरे थे। पेरियार हिंदू पुराणों के कट्टर आलोचक थे। खासतौर से मनु द्वारा रचित संहिता, भगवत गीता और रामायण के भी वे कटु आलोचक थे। उनका मानना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुष का प्रभुत्व करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। ये दलीलें जाहिर सी बात है आम जनता को समझ में नहीं आई थी और इन्हें पसंद भी नहीं आई थी। रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी भारत में उत्तर में सनातन धर्म सभाओं और भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों का विरोध किया था। इन संगठनों का मकसद यह था कि उन्होंने हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच का जो महत्व है उसमें कोई आंच ना आए। वे यह साबित करना चाहते थे कि धार्मिक ग्रंथों में इनको मान्यता मिली हुई है, इसलिए यह सही है। हम देखेंगे सुधारों के लिए जो समाज हमारे यहाँ संगठन बनाए गए थे उसमें से सबसे पहला नाम है ब्रह्म समाज का। ब्रह्म समाज की स्थापना 1830 में हुई थी। इसमें सभी प्रकार से मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी। यहाँ के लोग उपनिषदों में विश्वास रखते थे। इन लोगों ने हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या की थी और उनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलुओं पे जोर दिया था। फिर हम देखेंगे डेरोजियो एवं यंग बंगाल के बारे में। 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज के अध्यापक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को बहुत सारे विचारों से अवगत कराया और तमाम तरह के नए विचारों को उनके दिमाग में डाला था। उनके द्वारा शुरू किया गया यंग बंगाल मूवमेंट में विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई और महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की। फिर हम देखते हैं रामकृष्ण मिशन के बारे में और विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद, जिनका मूल नाम नरेंद्र नाथ था, उन्होंने श्री रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपने प्रतिभाशाली संतुलित आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया था। 1893 में वह शिकागो में विश्व धर्म संसद में भी बोले थे। स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय से पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित किया था। लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना नहीं था, वह हमारे देशवासियों को अपनी निर्धनता और दुर्दशा से ऊपर उठाना चाहते थे। उनका मानना था कि कोई भी सुधार तभी सफल हो सकता है जब जनसमूह की दशा अच्छी हो। वह एक समान आध्यात्मिक विरासत के आधार पर युवाओं को एक बनाना चाहते थे। उनके इस उद्बोधन और जो उनकी विचारधारा के प्रतीक था, वह युवाओं पे बहुत ज़्यादा उन्होंने एक जोर बनाया था और यह युवाओं के लिए एक महान शक्ति का स्रोत बन गया था। फिर हम देखेंगे प्रार्थना समाज के बारे में। प्रार्थना समाज 1867 में मुंबई में स्थापित किया गया था। यह बाल विवाह के खिलाफ इसमें काफ़ी कदम उठाए गए। यहाँ पर महिलाओं की शिक्षाओं को प्रोत्साहित किया गया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी। यहाँ पर हिंदू, बौद्ध, ईसाई सभी ग्रंथों पर विचार किया जाता था। फिर आते हैं हम वेद समाज के बारे में। यह 1864 में चेन्नई में स्थापित हुआ था। यह ब्रह्म समाज से ही प्रेरित था। वेद समाज में भी जातीय भेदभाव को खत्म करना, विधवा विवाह और महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य किया गया था। अलीगढ़ आंदोलन, यह मुस्लिम सुधार आंदोलन था। यह सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ पर मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों में काफ़ी गहरा प्रभाव रहा है। फिर हम आते हैं सिंह सभा आंदोलन के बारे में। ये सिखों पर किया गया सुधारवादी आंदोलन था। सिखों के
सिखों ये 1873 में अमृतसर में शुरू हुआ था। बाद में 1879 में लाहौर में भी सिख सभा का संगठन किया गया था। इस सभाओं ने सिख धर्म में आने वाली जो अंधविश्वास, जातीय भेदभाव या ऐसे आचरण जिससे वह गैर सिख समझती थी, इससे मुक्त कराने का प्रयास किया गया था। इन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया और आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाए जाने पर जोर दिया था। बढ़ते हैं आज के चैप्टर की तरफ। आज का प्रश्न था कि विधवा पुनर्अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था, तो इसका उत्तर है 1856। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।